गुरुकुल मार्गदर्शन चैनल से प्रसारित साप्ताहिक करंट अफेयर क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, इसके पूर्व में भी पिछले सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमारे चैनल के माध्यम से करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लें, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथियों, वर्तमान में भी इस सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। फोर्ब्स सूची 2024 के अनुसार दुनिया में कुल कितने अरबपति हैं? ए ऑप्शन है 2780, बी ऑप्शन है 2781, सी ऑप्शन है 2782 और डी ऑप्शन है 2783। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2781। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कितने अरबपति हैं 2024 के अनुसार, तो 200 अरबपति हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे अरबपति पर्सन कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी। अगर पूछ लिया जाए कि मुकेश अंबानी जी के पास फोर्ब्स सूची 2024 के अनुसार कितनी संपत्ति है, तो 116 अरब डॉलर। अगर पूछ लिया जाए कि मुकेश अंबानी जी का कौन सा स्थान है, तो फोर्ब्स सूची में मुकेश अंबानी जी का 11वां स्थान है। अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया के सबसे अरबपति व्यक्ति कौन है, तो वो है बर्नार्ड अर्नाल्ड। अगर पूछ लिया जाए कि बर्नार्ड अर्नाल्ड के पास कितनी संपत्ति है, तो 233 अरब डॉलर। अगर पूछ लिया जाए कि पहले स्थान पे कौन है, तो वो है बर्नार्ड अर्नाल्ड जी हैं और इनके पास 233 अरब डॉलर इनकी कुल संपत्ति है। अगला प्रश्न है, 3 अप्रैल 2024 को वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा बोन क्राफ्ट को मिला जीआई टैग का संबंध किस शहर से है? ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन संभल और डी ऑप्शन भोपाल। अगर बोन क्राफ्ट की बात किया जाए तो ये हड्डियों से बना हस्तशिल्प होता है। हड्डियों से छोटे छोटे सामान बनाए जाते हैं। इसका पूछ रहा है संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संभल से है। अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही संभल के हार्न क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। और संभल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल। तो अभी संभल के हार्न क्राफ्ट को भी और बोन क्राफ्ट को भी, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। अगर बोन क्राफ्ट को देखा जाए तो ये हड्डियों का बना हस्तशिल्प होता है। अगर हार्न क्राफ्ट को देखा जाए तो आप लोग जानते होंगे जो जानवर का सिंग होता है, उसी सिंग से जो वस्तुओं को बनाया जाता है उसे हार्न क्राफ्ट कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संभल, सी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सत्र 2023-24 में किस संस्था ने अपने पाठ्यक्रमों में संपूर्ण एनईपी 2020 लागू कर दिया है? अगर एनईपी 2020 को देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ए ऑप्शन है ट्रिपल आईटी, बी ऑप्शन है इंदौर आईटी, सी ऑप्शन है कानपुर आईटी और डी ऑप्शन है मद्रास आईटी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ट्रिपल आईटी। साथियों, आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न यहीं से देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार रफ्तार बढ़ाकर ही अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोगों के मन, मस्तिष्क और दिमाग में छप जाएगा। साथियों, ये जो भी मैं प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूं, ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो करंट अफेयर से प्रश्न हमने आप लोगों को कराया है, इन सबको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पहली बार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था ट्रिपल आईटी ने नई शिक्षा नीति, यहां 2020 हो जाएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्र 2023-24 के कितने छात्र छात्राओं का शैक्षिक रिकॉर्ड एबीसी आईडी पर सत्यापन कर ऑनलाइन बैंक अकाउंट पर अपलोड किया गया है? ए ऑप्शन है 600, बी ऑप्शन है 620, सी ऑप्शन है 640 और डी ऑप्शन है 650। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 650। अगर बात किया जाए 2022-23 की 23 में कितने छात्र छात्राओं का शैक्षिक रिकॉर्ड एबीसी आईडी पर सत्यापन कर ऑनलाइन बैंक अकाउंट पर अपलोड किया गया था, तो 2022 और 23 में जो किया गया था वो कुल 715 विद्यार्थियों का शैक्षिक रिकॉर्ड अपलोड किया गया था। अगर बात किया जाए कि कुल कितने छात्र अब तक, प्रश्न अगर बने कि अब तक कुल कितने छात्र छात्राओं
का शैक्षिक रिकॉर्ड एबीसी आईडी पर सत्यापन कर ऑनलाइन बैंक अकाउंट पर अपलोड किया गया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कुल 1365। अब तक कुल 1365 छात्र छात्राओं का शैक्षिक रिकॉर्ड एबीसी आईडी पर सत्यापन कर ऑनलाइन बैंक अकाउंट पर अपलोड किया गया है। अगर बात किया जाए एबीसी की, तो एबीसी का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक क्रेडिट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 650। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से छात्र छात्राओं का अपलोड किया गया है, तो जितने भी बीटेक और एमटेक वाले बच्चे थे उन सभी बच्चों का जो शैक्षिक रिकॉर्ड है उनको एबीसी आईडी पर सत्यापन कर ऑनलाइन बैंक अकाउंट पर अपलोड कर दिया गया है। हाँ, तो अब बीटेक और एमटेक के छात्र छात्राओं का डाटा सत्यापित कर उन्हीं के बैंक अकाउंट पर अपलोड कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वही छात्र अपना शैक्षिक रिकॉर्ड कहीं से भी प्राप्त कर सकेंगे, जिसके तहत अभी कुल 1365 बीटेक और एमटेक छात्र छात्राओं का शैक्षिक रिकॉर्ड अपलोड कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है श्रीनगर और डी ऑप्शन है हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रीनगर में। अगर बात किया जाए डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है। अगर बात किया जाए जबरवान पहाड़ी की जबरवान पहाड़ी कहाँ है? तो वो भी श्रीनगर में है। और ये जो ट्यूलिप गार्डन है वो इसी जबरवान पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? ट्यूलिप गार्डन जो है इसी जबरवान पहाड़ी पर स्थित है। अगर देखा जाए जो डल झील है, डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ी स्थित है और इसी जबरवान पहाड़ी पर ट्यूलिप गार्डन स्थित है। बात किया जाए ट्यूलिप गार्डन की, तो ट्यूलिप गार्डन जो है उसमें ट्यूलिप नामक फूल पाया जाता है, जिसके कारण उसका नाम ट्यूलिप गार्डन है। जो ट्यूलिप फूल होता है वो आप लोगों ने कमल का फूल देखा होगा, तो जो कमल का फूल नहीं खिलता है उसी ऐसे आकार का रेड कलर का ये ट्यूलिप फूल होता है, जिसके कारण ट्यूलिप गार्डन नाम पड़ा है और ये श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ ढाल की ऑनलाइन बिक्री के लिए किस फैक्ट्री के द्वारा सहमति दिया गया है? ए रिलायंस फैक्ट्री, बी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सी ऑस्ट्रिन गीगा फैक्ट्री और डी प्लेटिनम स्पिनिंग फैक्ट्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अगर बात किया जाए ई कॉमर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्पाद की उपलब्धता, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की 2 उपशाखाएं कराएंगी, जो है ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री और दूसरा शाखा है ऑर्डिनेंस कलादिग फैक्ट्री। अगर बात किया जाए ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कहाँ है, तो 2 जगह है, एक कानपुर में है और एक है हजरतपुर में है। अगर बात किया जाए ऑर्डिनेंस क्लादिक फैक्ट्री की, तो ये भी 2 जगह है, एक सहारनपुर में है और एक जो है वो अवाडी में है। ये अवाडी कहाँ है? तो अवाडी तमिलनाडु में स्थित है। अगर बात किया जाए तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये कुल 28 उत्पादों को उपलब्ध कराएगी। कुल कितने उत्पादों को उपलब्ध कराएगी? तो 28 उत्पादों को उपलब्ध कराएगी। इसमें आपके हेलमेट, सूट, जैकेट और ट्रैक सूट ये वगैरह सब रहेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो अगर आप लोगों को बुलेट प्रूफ प्रोजेक्ट
हेलमेट, जैकेट या और भी प्रोजेक्ट लेना है तो आप लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वेबसाइट पे जाके और अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों के पास पे करेंगे पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 2024 को किस देश में 7.4 तीव्रता से आया भूकंप के कारण यातायात, संचार तथा बिजली सेवा ठप हो गई? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है ताइवान, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है कजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ताइवान। अगर बात किया जाए ताइवान की राजधानी की तो ताइपे। अगर बात किया जाए कि ताइवान में आया भूकंप का केंद्र क्या रहा है तो वो रहा है हुलियन काउंटी। अगर बात किया जाए केंद्र की तो भूकंप जहां से निर्मित होता है उसे केंद्र कहते हैं। अगर बात किया जाए अधिकेंद्र की तो भूकंप सर्वप्रथम जहां महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अगर बात कर लिया जाए कि भूकंप तीव्रता की तो अगर भूकंप तीव्रता की बात किया जाए तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर, रिएक्टर स्केल ये तीनों भूकंप की तीव्रता मापी यंत्र हैं। सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर और रिक्टर स्केल ये तीनों क्या है तो भूकंप की तीव्रता मापी स्केल है। अगर बात किया जाए इन रिक्टर स्केल में जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं तो 1 से 10 के बीच में होते हैं और हर एक नंबर अपने से 10 गुना, हर एक अगला नंबर जो होता है वो पिछला नंबर से 10 गुना अधिक ताकतवर होता है। तो ताइवान में भूकंप की तो 3 अप्रैल को 7.4 तीव्रता से भूकंप आया जिसमें 9 लोग मर गए और 934 लोग घायल हुए। अभी भी मृतक और घायल लोगों की तलाश जारी है। अगर बात किया जाए ताइवान में 1999 की तो 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें से 2400 लोग मर गए थे। अगर बात किया जाए ताइवान में कुल जनसंख्या की तो 2.3 करोड़ ताइवान की कुल जनसंख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ताइवान। प्रश्न है 2 से 6 अप्रैल 2024 में किस देश के नौसेना प्रमुख भारत में आधिकारिक यात्रा पर थे? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया। अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख के तो वो है मार्क हैमंड। अगर बात किया जाए भारत के नौसेना प्रमुख के तो वो हैं हरि कुमार और ये दोनों लोग बैठ के आपस में बात भी कर रहे थे, चाय पानी नाश्ता भारत में खूब किए हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पेट्रोलियम भंडार तैयार करने तथा उसके परिचालन की रणनीति के लिए किस इकाई का गठन किया है? ए ऑप्शन है ISTRL, बी ऑप्शन है ISERL, सी ऑप्शन है ISPRL और डी ऑप्शन है ISORL। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ISPRL। अगर ISPRL का फुल फॉर्म देखा जाए तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड होता है। अगर बात किया जाए कि ISPRL के तहत किस राज्य में 25 टन का भूमिगत पेट्रोलियम भंडार बनाया जा रहा है तो वो बनाया जा रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक के पादूर में। कहा? कर्नाटक के पादूर में ISPRL के द्वारा पेट्रोलियम भंडार के लिए 25 लाख टन भूमिगत भंडार बनाया जा रहा है कर्नाटक के पादूर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ISPRL। प्रश्न है आप लोगों के सामने, बीते वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह का अनुमानित लक्ष्य कितना था? ए ऑप्शन है 14.84 लाख करोड़, बी ऑप्शन है 14.80 लाख करोड़, सी ऑप्शन है 14.82 लाख करोड़ और डी ऑप्शन है 14.85 लाख करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 14.84 लाख करोड़। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह
कुल कितना रहा, तो वो आप लोगों का हो जाएगा 20.18 लाख करोड़। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि अप्रत्यक्ष कर जो होता है जीएसटी कौन सा कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। अगर पूछ दिया जाए सीमा शुल्क कौन सा कर होता है, तो अप्रत्यक्ष कर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, नए वित्त वर्ष 2024-25 में एमपीसी की कुल कितने बैठकों की आयोजन होगी? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी, कुल 6 बैठकों की आयोजन होगी, जिसमें से 3 अप्रैल 2024 को एक बैठक का आयोजन हो गया है, जिसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर जो है वो कौन है, शक्ति कांत दास जी। अगर देखा जाए तो आरबीआई का जो रेपो रेट है वो कितना है, तो वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट जो है वो 6.5% है। अगर देखा जाए एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एमपीसी का फुल फॉर्म जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है, जिसे हिंदी में मौद्रिक नीति समिति कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज के लिए आईआईटी बॉम्बे और टीएसी द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी थेरेपी है। ए ऑप्शन है CAA टी सेल, बी ऑप्शन है CAA टी सेल, सी ऑप्शन है CAA टी सेल और डी ऑप्शन है CAR टी सेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, CAR टी सेल। अगर देखा जाए TAC, तो TAC का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम एडवाइज कम्युनिटी, जिसे हिंदी में दूरसंचार सलाहकार समिति के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए CAR टी सेल, तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे नेकस CAR 19 कहते हैं। तो इसका और एक नाम क्या है, नेकस CAR 19। इस कार्यक्रम का आयोजन आईआईटी मुंबई में हुआ और इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि यह देश का क्या, यह विश्व का सबसे सस्ता थेरेपी है और यह देश का मेक इन इंडिया थेरेपी है और यह देश का पहला स्वदेशी थेरेपी भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, 2024 के अनुसार भारत में 3 दशकों में जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष का वृद्धि हुआ है? ए ऑप्शन है 7.8 वर्ष, बी ऑप्शन है 7.9 वर्ष, सी ऑप्शन है 8.5 वर्ष और डी ऑप्शन है 8.9 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 7.8 वर्ष। अगर देखा जाए तो 1990 के अनुसार वर्तमान में भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ा है और बताया गया है कि जो भारी संख्या में डायरिया से मौत हो जाते थे, वर्तमान में उन मौतों में कमी आई है, जिसके कारण वर्तमान में जीवन प्रत्याशा बढ़ा है। और बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मौत हुई है वो हृदय रोग से हुआ है। और इसमें यह भी बताया गया है कि दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक जिस देश का जीवन प्रत्याशा है वो है भूटान, उसके बाद है बांग्लादेश, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद है भारत, उसके बाद है पाकिस्तान। अगर देखा जाए तो भूटान का जीवन प्रत्याशा कितना है, तो भूटान का जो जीवन प्रत्याशा है वो 13.6 वर्ष भूटान का जीवन प्रत्याशा है। अगर देखा जाए वर्तमान में भारत का जीवन प्रत्याशा कितना है, तो 7.8 वर्ष भारत का जीवन प्रत्याशा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 7.8 वर्ष। अगला प्रश्न है, 90वां लेबन फेस्टिवल का आयोजन कहां मनाया जा रहा है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन फ्रांस और डी ऑप्शन केन्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। और लेबन फेस्टिवल जो होता है वो फ्रांस में 2 सप्ताह मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है, किस देश के लिए 5 अप्रैल 2024 को चालू वित्त वर्ष 2024-25
आलू, प्याज, चावल, दाल, आटा इत्यादि के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया गया है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है मालदीव और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मालदीव। अगर बात किया जाए मालदीव के राष्ट्रपति की तो वो हैं मोहम्मद मोइजू, मोहम्मद मोइजू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मालदीव। अगला प्रश्न है 2023 के लिए 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 5 अप्रैल 2024 को किसे दिया गया? ए ऑप्शन है सुजाता जी, बी ऑप्शन है निशांत जी, सी ऑप्शन है मृदुला गर्ग जी और डी ऑप्शन है अनुपमा जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, निशांत जी को यह सम्मान 5 अप्रैल 2024 को दिया गया है। अगर बात किया जाए निशांत जी को यह सम्मान किस लिए दिया गया है तो वो दिया गया है कविता पाठ आलोचना के लिए निशांत जी को यह सम्मान दिया गया है। अगर बात किया जाए कि यह सम्मान देने के लिए कहां समारोह का आयोजन किया गया था तो नई दिल्ली के साहित्य अकादमी सभागार में इस समारोह का आयोजन किया गया था। अगर बात किया जाए कि निशांत जी का संबंध कहां से है तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है। अगर बात किया जाए कि यह सम्मान निशांत जी को किसके हाथ से मिला है तो मृदुला गर्ग जी के हाथों से मिला है। अगर बात किया जाए कि इस सम्मान के तहत क्या क्या दिए गए हैं तो एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और 25,000 रुपए नगद दिए गए हैं। अगर बात किया जाए कि देवी शंकर अवस्थी सम्मान सर्वप्रथम कब दिया गया था तो 1995 से देवी शंकर अवस्थी जी के याद में यह सम्मान दिया गया है। अगर बात किया जाए कि 28वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान किसे दिया गया था 2022 के लिए तो वो दिया गया था सुजाता जी को। तो अभी 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान किसे दिया गया है तो ये दिया गया है निशांत जी को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 6 अप्रैल 2024 को किस देश के नौसेना के साथ मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अमेरिका। अगर देखा जाए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड तो ये केरल में है। कहाँ है? केरल में है। अगर देखा जाए कि अमेरिका के नौसेना प्रमुख कौन है तो वो है लिसा फ्रैंचेटी जी। कौन है? लिसा फ्रैंचेटी जी। अगर देखा जाए तो इस समझौता के हो जाने के बाद अमेरिकी नौसेना के जो जहाज हैं वो अपनी मरम्मत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में करा सकते हैं और ये जो समझौता हुआ है वो गैर वित्तीय समझौता हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, बी। अगला प्रश्न है कजाखस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन है अनुपमा, बी ऑप्शन है हमवत ईसा रानी, सी ऑप्शन है थारुल और डी ऑप्शन है सुजू वेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अनुपमा। और अनुपमा जी का पूरा नाम है अनुपमा उपाध्याय। अगर देखा जाए तो इन्होंने हमवत ईसा रानी जी को हराकर ये खिताब महिला एकल का खिताब जीता है। अगर बात किया जाए कि कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो वो हो जाएंगे थारुल। और थारुल जी का पूरा नाम है थारुल मन्नेपल्ली। अनुपमा उपाध्याय है ये और थारुल मन्नेपल्ली इनका पूरा नाम है। और थारुल मन्नेपल्ली जी ने जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो सुजू वेन को हराकर इन्होंने ये खिताब पुरुष एकल का खिताब जीता है। और सुजू वेन जो है वो कहां से है? मलेशिया से हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए अनुपमा। और अनुपमा का पूरा नाम है अनुपमा उपाध्याय जिन्होंने
कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब हासिल किया है। आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को बिल्कुल रट जाइए, ये प्रश्न 100% आएगा। प्रश्न है 7 अप्रैल 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किस एक्सप्रेसवे पर किया? ए ऑप्शन है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बी ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेसवे, सी ऑप्शन है आगरा एक्सप्रेसवे और डी ऑप्शन है मुंबई एक्सप्रेसवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आगरा एक्सप्रेसवे। अगर बात किया जाए आगरा एक्सप्रेसवे की तो ये लखनऊ से लेकर आगरा के बीच में है, आगरा तक है, लखनऊ से आगरा तक है, इसे हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। अगर बात किया जाए आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 302.2 किलोमीटर है। अगर बात किया जाए इस प्रदर्शन के लिए आगरा एक्सप्रेसवे पर कितना दूरी लिया गया था, तो वो लिया गया था 3.5 किलोमीटर की दायरा में भारतीय वायुसेना ने अपना प्रशिक्षण किया है। अगर बात किया जाए कि वायुसेना का गगन शक्ति शो प्रदर्शन कहाँ हुआ है, तो वो भी आगरा एक्सप्रेसवे पर ही हुआ है। अगर बात किया जाए गगन शक्ति शो प्रदर्शन का तो ये 5 साल में एक बार होता है, जो अभी 7 अप्रैल 2024 को आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ है। अगर बात किया जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई की तो वो है 340.8 किलोमीटर। अगर बात किया जाए यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई की तो वो है 165 किलोमीटर। अगर बात किया जाए कि मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई की तो वो है 1350 किलोमीटर। अगर बात किया जाए कि यह जो प्रदर्शन चल रहा है भारतीय वायुसेना का, ये 1 अप्रैल से, ये प्रदर्शन 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चलेगा। 1 से 10 अप्रैल तक यह प्रदर्शन चलेगा। जो 1 अप्रैल को प्रदर्शन हुआ था वो पोखरण में प्रदर्शन हुआ था, और ये जो प्रदर्शन हुआ है वो 7 अप्रैल को जो हुआ है वो आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ है। अगर बात कर लिया जाए कि एयर स्ट्रिप की, अगर बात किया जाए एयर स्ट्रिप क्या होता है तो आप लोग जान लीजिए। एयर स्ट्रिप जो होता है वो भारत में कुल 35 एयर स्ट्रिप बनाए जाएंगे, और इनका काम क्या रहेगा, जो भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं अगर उनमें अचानक कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसी एयर स्ट्रिप पर उस विमान को अचानक उतारा जा सकता है। अगर बात किया जाए कि अब तक कितने एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गए हैं 7 अप्रैल 2024 तक, तो अब तक कुल 15 एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गए हैं, और कुल एयर स्ट्रिप जो बनाए जाएंगे वो 35 एयर स्ट्रिप बनाए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, सी ऑप्शन है शौर्य दिवस और डी ऑप्शन है पृथ्वी दिवस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगर इस बार देखा जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम की बात की जाए तो वो क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। 2024 का विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय समुद्री दिवस की तो ये 5 अप्रैल को मनाते हैं, 5 अप्रैल को। अगर बात किया जाए शौर्य दिवस की तो ये 9 अप्रैल को मनाते हैं, 9 अप्रैल को। अगर बात किया जाए पृथ्वी दिवस की तो ये 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 अप्रैल को। और इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम क्या है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो इसका से उत्तर क्या हो जाएगा? ए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। साथियों, इसी के साथ इस सप्ताह के सभी साप्ताहिक करंट अफेयर का क्लास समाप्त होता है। साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथियों, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।